नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं सांझ समाचार। तो आज हम ग्वालियर चंबल अंचल के मरीजों के लिए एक राहत की खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब होमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सेवाएं, ओपीडी सेवाएं ग्वालियर में शुरू होने जा रही हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है गुरुग्राम के मरेंगो एशिया हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मीत कुमार जी। नमस्कार जी। और साथ मौजूद है हमारे नीरज तेवतिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका सांझ समाचार में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ग्वालियर में ओपीडी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको इसका विचार कैसे आया और ग्वालियर में ही क्यों? खुशी जी, आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है और बल्कि बिल्कुल सटीक सवाल पूछा है। आपको कुछ तथ्यों के माध्यम से हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि ग्वालियर ही क्यों। आपको जानकर कि शायद हैरानी होगी, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र जिसके अंदर मुरैना, दतिया, शिवपुरी, भिंड इस प्रकार के जो जिले आते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर मिला करके करीबन 5 से 6 लाख रक्त कैंसर के रोगी आज की तारीख में रह रहे हैं। इसके अलावा करीबन 2 से 3 हजार थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे इन क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं। और दुखद बात यह है कि इन सभी 100 किलोमीटर दूर दिल्ली, गुड़गांव या किसी और ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ता है जहां पर इस प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए विशेषज्ञ मौजूद हो। बिल्कुल। इन क्षेत्रों के अंदर रक्त से संबंधित बीमारी के जो मरीज हैं वो परेशान रहते हैं और इसी वजह से हमने मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव की तरफ से, मेरेंगो हेमेटोलॉजी विभाग की तरफ से डॉक्टर मीत जो कि मैं हूं और डॉक्टर नीरज तेवतिया जो मेरे मित्र हैं, हम लोगों ने इस विचारधारा के साथ यहां के लोगों को, रक्त से संबंधित पीड़ित लोगों को मदद करने के उद्देश्य से ग्वालियर के अंदर अपनी ओपीडी स्टार्ट करी है। और यह ओपीडी हर महीने के दूसरे शुक्रवार को ग्वालियर में होगी। ना सिर्फ ग्वालियर पर इसके आसपास के क्षेत्रों में भी हम लोग ओपीडी की सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ये सेवाएं कब से शुरू हो रही हैं? ग्वालियर के किस हॉस्पिटल में, किस स्थान पे हो रही? यह ओपीडी की सेवाएं हम लोग अलग अलग जगहों पर ग्वालियर के अंदर शुरू करेंगे। आज की तारीख में हम लोग आपको विभाग का एक हेल्पलाइन नंबर आपके माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों तक संपर्क साधने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, जिस हेल्पलाइन नंबर का उद्देश्य है जिसको भी इस प्रकार की रक्त से संबंधित बीमारियां हैं वो हमारे विभाग से सीधा संपर्क साध सकता है। यह नंबर है 7303385508। मैं नंबर फिर से दोहराता हूं, 7303385508। यह हमारे विभाग का ग्वालियर क्षेत्र के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से रक्त से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोगों को हम लोग फोन पर भी परामर्श देंगे और जरूरत पड़ने पर उनको सही गाइडेंस के बारे में एडवाइस करेंगे। डॉक्टर नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। मैम, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक प्रकार का मेडिकल मैनेजमेंट है। किसी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं होती है, जिसमें कि हम जिस व्यक्ति को बोन मैरो के बीमारियां होती हैं, जैसे कि ल्यूकीमिया हुआ, थैलेसीमियास हुए, लिम्फोमा हुआ, तो इनमें इनकी बोन मैरो का प्रत्यारोपण किया जाता है। दवाइयों के माध्यम से इनकी बोन मैरो को ख़त्म किया जाता है और जो भी मैच, हाफ मैच डोनर उपलब्ध होता है उसके रक्त के कण लिए जाते हैं, जिन्हें स्टेम सेल्स लिए बोलते हैं। वो स्टेम सेल्स जैसे कि ब्लड डोनेशन होता है उसी प्रकार की एक प्रक्रिया होती है, उससे कलेक्ट किए जाते हैं और इस व्यक्ति या मरीज को ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। जैसे कि ब्लड चढ़ाया जाता है उसी प्रकार से चढ़ाया जाता है। तो इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो मूलतः 2 रूप के होते हैं, एक पहला तरीका है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट और दूसरा है एलोजेनिक। ऑटोलोगस का मतलब होता है कि व्यक्ति के खुद के सेल्स को पहले स्टोर किया जाता है, स्टेम सेल्स को, फिर दवाइयों के माध्यम से उसकी बीमारी को ख़त्म किया जाता है और उन्हीं के सेल्स को उन्हें वापस ट्रांसफ्यूज किया जाता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होता है जिसमें कि डोनर व्यक्ति के अलावा कोई और होता है। वो भाई बहन भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है, या कोई अनरिलेटेड वॉलंटरी डोनर जो रजिस्ट्रीज में मिलते हैं वो भी हो सकता है। तो
ये मूलतः 2 प्रकार के बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं। इस सर्जरी में कितना समय लगता है और कितना जोखिम भरा है? सो जो मोटा-मोटी समय के प्रारूप पूछ रहे हैं तो ये 3 से 4 हफ्ते का एक ट्रीटमेंट है जिसमें मरीज़ को एडमिट करके रखना होता है। इनको एक पॉज़िटिव प्रेशर रूम्स, फ़िल्टर्ड एयर, HEPA फ़िल्टर्ड रूम्स में रखा जाता है और हाई एंड कीमोथेरेपीज़ या इम्यूनोथेरेपीज़ के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। और दूसरा पूछा जोखिम और सक्सेस रेट, ये डिपेंड करता है कि हम किस बीमारी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, वो उस व्यक्ति को कितना पहले इलाज मिल चुका है, उसकी बीमारी किस स्टेज पे है, उस पे डिपेंड करता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस व्यक्ति में कितनी सक्सेसफुल होगी और कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस उसमें कितनी होंगी। सर, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी जोखिम भरा होता है, तो मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाता है और अगर हो भी जाता है, तो रिकवर होने में उसको कितना समय लगता है? मैंने बोला कि जोखिम भरा डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी व्यक्ति में उतना ही जोखिम हो जितना कि एक व्यक्ति में ज़्यादा रिस्क हो सकता है, एक में बहुत ही कम हो सकता है। लेकिन अगर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो जाता है, तो बहुत ही हायर चांसेस हैं। जैसे कि हम देखें थैलेसीमिया की बात करें जिनमें फुल डोनर अवेलेबल होता है, 90% से ज़्यादा चांस है कि वो बच्चा या व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और अगर हम ब्लड कैंसर्स की मोटा-मोटी रूप में बात करें तो 60 से 70% जिनको विभिन्न कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के द्वारा भी लाभ नहीं हुआ है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा से ठीक हो सकते हैं। जैसे कि आप ग्वालियर में ओपीडी सेवाएँ शुरू करने जा रहे हैं, तो सारी फैसिलिटीज़ ग्वालियर में मरीजों को मिलेंगी या फिर भी उन्हें गुरुग्राम और दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ेगा? मैम जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है हेमेटोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कराने जी। का यहाँ पर, तो ये हम पहले फर्स्ट स्टेप में हम परामर्श वाली सेवाएं प्रदान करेंगे और धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ पे हेमेटोलॉजी को और डेवलप करना शुरू करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जिससे मरीज़ पहले ही समझ जाए, वो पहले से अलर्ट हो जाए? तो ब्लड हेमेटोलॉजी जबकि रक्त संबंधित बीमारियां ये विभिन्न प्रकार की होती हैं जिसमें कि हीमोग्लोबिन की कमी होना या हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें टीएलसी भी कहते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाना या कम होना और प्लेटलेट्स जो कि आप जानते हैं उनका भी ज़्यादा कम या ज़्यादा बढ़ जाना। सो किसी भी विभिन्न प्रकार इसमें बहुत ही एक लंबी लिस्ट है ब्लड रिलेटेड बीमारियों की, लेकिन मोटा मोटी ये है कि ब्लड रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनमें मरीजों को जैसे कि पहली मैं इस एग्जांपल देना चाहता हूँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या आईटीपी जैसी बीमारियां जिसमें कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, शरीर पे लाल छत्ते दाने पड़ते हैं, गम से ब्लीडिंग होने लग जाती है, नाक से ब्लीडिंग होती है और टेस्टिंग पे पता चलता है कि इनकी प्लेटलेट्स लगातार कम हो रही हैं और इसके अलावा उन्हें किसी प्रकार के किसी इन्फेक्शन का कोई जांच में कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो इस तरीके की प्रेजेंटेशन होती है आईटीपी जैसी बीमारियों में। अगर हम ल्यूकीमिया जैसे कि ब्लड कैंसर के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी व्यक्ति बार बार बुखार आ जाना, शरीर पे गांठें हो जाना या शरीर पे लाल छत्ते दाने होना और बुखार लंबे समय तक दवाइयों के बाद भी ठीक ना होना और जब हम ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं तो उसमें जो टीएलसी की मात्रा होती है बहुत ही ज़्यादा आती है या कुछ केसेस में बहुत कम भी आ सकती है। डॉक्टर मीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई मरीज़ आपके पास आए इससे रिलेटेड, ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, काफ़ी रिस्की भी है, तो मरीज़ आपके पास आए तो कितना बजट लेके आए? देखिए खुशी जी, मैं इसका प्रत्यक्ष जवाब नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इसका प्रत्यक्ष जवाब नहीं है। यह इस चीज़ में निर्भर करता है कि बीमारी क्या है। भई अगर हम लोग आज की तारीख में बात करें तो रक्त रोग अपने आप में एक आसमान है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि उसमें इतनी सारी बीमारियां शामिल हैं कि जिसको हम लोग आज की तारीख में बोल देते हैं कि जी रक्त रोग हैं, पर रक्त रोग अपने आप में बहुत बड़ा मेला है जिसके अंदर साधारण तकलीफों से लेकर के भीषण गंभीर समस्याएं तक शामिल है। साधारण समस्याओं का अगर हम लोग बात करें कि किसी को आयरन की कमी की वजह से शरीर के अंदर खून की कमी होगी, सबसे साधारण समस्या आयरन की टैबलेट खानी है, आयरन ठीक करना है, हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ जाएगा। बट इसके सामने कुछ लोगों का खून की कमी का कारण उम्र के साथ जो बढ़ने वाली तकलीफें होती हैं जिसमें हम लोग माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। अब माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के चलते यदि किसी व्यक्ति को अगर बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, उस व्यक्ति को हो सकता है हम लोग दवाइयों के माध्यम से ठीक करें या दवाई के माध्यम से ठीक ना हो तो ट्रांसप्लांट से ठीक करें। दवाइयों के माध्यम से यदि ठीक होने वाली बीमारी होगी तो उसका खर्च अलग होगा, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है उसका इलाज उसका खर्च अलग होगा।
इसी प्रकार से सिर्फ खून की कमी की आपको मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। थैलेसीमिया जैसी जो डॉक्टर साहब जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसके डॉक्टर साहब विशेषज्ञ हैं, थैलेसीमिया वाली तकलीफ के अंदर भी आज की तारीख में अगर आप विश्व में किसी भी कोने में जाएं, इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर, अगर थैलेसीमिया की बीमारी जिसके लिए बच्चे को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, उस बच्चे के लिए आज की तारीख में उस बीमारी को यदि हम लोग जड़ से खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल, उस बीमारी का इकलौता इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसके भाइयों बहनों से हो, माता पिता से हो, किसी से भी हो, बट स्टेम सेल्स, हेल्दी स्टेम सेल्स को ब्लड के अंदर देना और उसी से उसकी बीमारी, थैलेसीमिया वाली बीमारी को ठीक करना, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। जानकर के आपको खुशी होगी कि ये 2 से 3 हजार बच्चे जो इन क्षेत्रों के अंदर आज की तारीख में सांस ले रहे हैं, इन बच्चों को ठीक करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है। कुछ संस्थाएं हैं जो इन बच्चों को आर्थिक मदद प्रोवाइड करा रही हैं और अंदाजन आप ये मान के चलिए 8 से 12 लाख तक की फंडिंग हर बच्चे के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उपलब्ध है, जो कि हमारी संस्थाओं के जरिए या अस्पतालों के जरिए इन बच्चों को मुहैया कराई जा रही है। तो जो बच्चे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, वो बच्चे मिनिमम खर्चे पर या ना बिना खर्चे कर अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एक बहुत बड़ा इलाज करवा सकते हैं और वो करवाने के बाद वापस बीमारी मुक्त होकर के, थैलेसीमिया मुक्त होकर के अपने क्षेत्रों में वापस आकर के रह सकते हैं। क्या हर कैंसर मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट? बिल्कुल नहीं खुशी जी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे मैं कुछ देर पहले भी बता रहा था, यदि 100 लोगों को ब्लड कैंसर है तो उन 100 लोगों में से 30 या 40 लोगों को ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे इलाज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिर अलग अलग तरीके का होता है भी, जिसमें डोनर चाहिए होता है वो उसको एलोजेनिक कहते हैं, जिसमें डोनर नहीं चाहिए होता उसको ऑटोलॉगस कहते हैं। तो अलग अलग ब्लड कैंसरों के अंदर अलग अलग प्रकार के बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, किंतु सब मिलाकर के भी हम लोग मोटे मोटे तौर पर यदि बात करें, 100 में से 30 या 40 लोगों को जिनको ब्लड कैंसर हो और जिन्हें हम लोग हमारी भाषा में रक्तवीर कहते हैं, उन लोगों के लिए 30 या 40 लोगों को ही अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। अंत में हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश। मेरी तरफ से संदेश ये रहेगा, रक्तवीर बनिए। रक्तवीर का अर्थ है वो सभी लोग जो अपनी रक्त से संबंधित बीमारियों से लड़ करके उनसे जीतना जानते हैं। यदि आप कमजोर पड़े, हमारे साथ जुड़िए, हमारी हेल्पलाइन के साथ जुड़िए। हमारी हेल्पलाइन का नंबर मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, 7303385508। इस हेल्पलाइन के जरिए हमसे संपर्क करें यदि आप रक्त से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं। अपनी बीमारी के बारे में जानें, उसके बारे में जागरूक होइए और अपनी बीमारी को ठीक करके स्वस्थ होइए। धन्यवाद मीत जी और नीरज जी, आपने अपना कीमती समय सांस समाचार को दिया है। ये थी हमारी डॉक्टर्स की राय। आशा करती हूँ कि हर मरीज को यह पहल उम्मीद नहीं उम्मीद लेकर आएगी। तो ऐसी ही खास बातचीत सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सांस समाचार के साथ। धन्यवाद।